हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। मैं आज आपके साथ सोल्व कर रहा हूं आपका जो यस्टरडे एग्जाम हुआ है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का 31 दिसंबर को। इसमें बच्चों पूरा डिटेल अटेम्प्ट करूंगा, एक एक क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करके वहां आना था। तो जो बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर तो आपके मैच करने चाहिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट अराइज हो कि मैंने ऐसे किया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि वहां आपके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। और रही बात ट्रू फॉल्स और थियरी की, बच्चों मैं आपको बता दूंगा कि हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या है। हालांकि अगर आपने उसके अलावा भी किसी और ढंग से किया होगा और आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है तो बच्चों उसके भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक बार हम शुरू कर रहे हैं बच्चों फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और जो बच्चों मैं यहाँ अटेम्प्ट करूंगा ना, इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो आपका आंसर था बच्चों ट्रू। आपको यहां लिखना था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि ये जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है इसको कन्वेंशन ही बोलते हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आप हालांकि कुछ भी किसी भी तरह से लिख सकते थे, कुल मिलाकर ये ट्रू है स्टेटमेंट, चाहे आप एज इट इज यही की यही लाइन दिखाए थे। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल द material and relevant fact इवन आप साथ में लिख सकते हैं कंसर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी उससे रिलेटेड होते हैं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और रेलेवेंट है हमारे लिए, मटेरियल है, शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड। क्यों लिखना था बच्चों आपको। सेकंड क्वेश्चन था बच्चों द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज एडेड टू रेवेन्यू टू असरटेन नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सेकंड का आंसर बच्चों आपको लिखना था फॉल्स। द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, इसको हम रेवेन्यू में ऐड नहीं करते। रेवेन्यू का मतलब बच्चों सेल, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन से थोड़ा अर्न किया है। शुड नॉट बी, क्योंकि हमें क्वेश्चन समझना पड़ता है कि वो किस तरह से पूछ रहा है। हालांकि आप जिस तरह से आंसर लिखाए हो ये रेलेवेंट होता है, एडिड टू रेवेन्यू टू असर्टेन प्रॉफिट सिंस इट हैज नॉट बीन अर्नड। आप ऐसे बनाकर लिखेंगे ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ऐसे बच्चों बनकर आ गया हमारा। जैसे मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने खाली पहले ट्रू फॉल्स डाले थे, तो वहां पर ये एक सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन रह जाती है। द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज एडेड टू रेवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर यहाँ रेवेन्यू का मतलब पी एंड एल अकाउंट से है तो ये ट्रू है, और अगर रेवेन्यू का मतलब सेल से है तो ये फॉल्स है। अब आईसीआई को देखना है कि उन्होंने किस बेसिस पे, लेकिन अगर बच्चे का आंसर ऐसे लिखा ट्रू गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज एडेड टू रेवेन्यू टू असर्टेन नेट प्रॉफिट, हाउएवर इट इज कैपिटल प्रॉफिट। हालांकि है कैपिटल प्रॉफिट लेकिन ऐड होगा पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट पता करने के लिए, तो भी आंसर चलेगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन था बच्चों डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इफ देयर आर प्रॉफिट। बच्चों फॉल्स, पार्टली फॉल्स नाम की कोई चीज नहीं होती। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। फॉल्स, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश तो है बट इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसके बाद आप लिखेंगे सो इट विल बी चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट। हम इसको पी एंड एल अकाउंट में चार्ज करेंगे इवन इफ देयर इज लॉस, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, डेप्रिसिएशन पी एंड एल अकाउंट में आता ही आता है।
फोर्थ है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एसिलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आंसर ट्रू बच्चों, हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुरू में चार्ज करवाता है और लोअर अमाउंट लेटर ईयर में। ट्रू, बिकॉज अंडर दिस मेथड हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन is charged in earlier years, जो शुरू के ईयर होते हैं ना, इनिशियल ईयर, अर्लियर ईयर्स, एंड लेसर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन is charged in later years। फिफ्थ है बच्चों, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10 लाख इनकर्ड ऑन द न्यू यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों ये मुहूर्त के खर्चे आईसीआई क्लियर कहता है कि रेवेन्यू नेचर के होते हैं। इसमें हमें लिखना था बच्चों फॉल्स, क्योंकि है ना रेवेन्यू नेचर का होता है। आईसीआई ये कह रहा है इन एग्यूरेशन, मतलब एक तरह से आप मानकर चलो बच्चों मुहूर्त के खर्चे, जब आप एक नई यूनिट लगाते हो, एक्सपेंसेस ऑफ 10 लाख incurred on the new unit is an existing business। बच्चों टैक्सेशन जब आप इंटर में पढ़ेंगे ना, उसमें भी इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही पढ़ाया जाएगा। इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए आईसीआई अकाउंट्स में भी इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहा है, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट लंबे टाइम तक नहीं मिलता, कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही। लास्ट बच्चों, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड द ट्रेड डिस्काउंट। सिक्स्थ, होल्स डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश डिस्काउंट ओनली, नॉट ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते ही नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये बच्चों आपको 6 ट्रू फॉल्स लिखने थे। अगर आपने कुछ और भी लिखा है तो मे बी आईसीआई के अकॉर्डिंग चेक हो जाए, उस अकॉर्डिंग आपका रीजन वैलिड होना चाहिए। अब बच्चों फर्स्ट का बी, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 मार्क्स की हैं। सबसे पहला है कन्वर्जन कॉस्ट। तो अगर आप मुझे कहें कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है ना, जिसको फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, उसमें से अगर हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को घटा दें, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। आप ये कहोगे इसको सबसे बेटर कि ये डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है दोनों का सम है। तो हम इसको यही लिख रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बी, फर्स्ट पार्ट, कन्वर्जन कॉस्ट is the sum of direct labor। आप यूं भी कह सकते हैं बच्चों डायरेक्ट वेजिस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी, नहीं तो ऐसे ही बोला जाता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड incurred टू टर्न, कन्वर्ट भी बोल सकते हो, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स। 1 मार्क्स का है। आप चाहें तो इसमें यूं भी लिख सकते थे, इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री कॉस्ट। तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है ना, उसमें से रॉ मटेरियल की कॉस्ट को घटा दो तो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। या बड़ा सिंपल सा मीनिंग लिख दो, कन्वर्जन कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तब भी एग्जामिनर 1 मार्क दे देगा, क्योंकि उसको बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज नहीं चाहिए। सेकंड वन, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, आपको लिखना क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये लिख दिया।
इट इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आप इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हो। अंडर दिस मेथड डेप्रीशिएशन इज चार्ज एज ए फिक्स परसेंटेज ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब मैं थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, आपने इसमें से कोई भी लाइन लिखी होगी तो चल जाएगा। आप ये कह सकते हो कि अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज डिक्रीज्ड ईयरली। हर साल जो डेप्रीशिएशन है ना वो घटता है ईयरली। मतलब जैसे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड वाली बात थी ना, वही लिख सकते हो कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिलरेटेड मेथड, जिसमें हम डेप्रीशिएशन जो है वो हायर अमाउंट चार्ज करते हैं अर्लियर ईयर में और लेटर ईयर में कम अमाउंट चार्ज होता है। इसके अलावा बच्चों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखनी थी कि दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट ए बिजनेस शुड रिकॉर्ड। मतलब आपने इस तरह से लिखना है कि बिजनेस को रिकॉर्ड करनी होती है सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। आप मोनेटरी टर्म्स भी कह सकते हो, वो हमारी मर्जी है बच्चों, बनाकर लिखना है हमें। कोई एग्जाम्पल दे देते तब भी चल जाएगा, 1 मार्क्स का है। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज की जाएगी जब वो रियलाइज हो जाएगी, मतलब रिसीव्ड हो जाएगी। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज ओनली रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज्ड। जब ये आपको रियलाइज्ड हो जाएगी तभी आपको उसको रेवेन्यू मानना है। तो ये बच्चों ऐसे करके हमें ये चारों पार्ट लिख रहे थे, आपने कुछ भी बनाकर लिखा है मार्क्स मिल जाते हैं। अब बच्चों फर्स्ट का सी इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, सेल दे रखी है टोटल, परचेसिस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, इसको तो इग्नोर करेंगे। आप सिंपली समझो, पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसिस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। अब सेल ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% दे रखा है, 1/4, तो सेल का 1/5 हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा कहता है, क्योंकि ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है हमारे जो आपको मॉड्यूल दे रखा है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022 ए सम ऑफ 12,500 वाज रिटर्न ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000। मतलब आपकी बुक्स में वो 37,500 की थी, वो आइटम आपने बेच दी है 40 की, तो उस सेल को टोटल सेल में से घटाकर बाकी पूरी सेल के ऊपर आपका प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। तो अगर कॉस्ट का 25% है, 1/4, तो सेल का 1/5 हो गया। तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सी पार्ट। तो सबसे पहले हमने यहां लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। एक बार देखो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, फर्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक 147,500, देन परचेसेस 8,85,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,35,000, 11,67,500। ये बच्चों जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको फ्री कंटेंट में हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन की मैं बात करूं
आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रियल एकेडमी रोहतक। और उसमें सबसे पहला कोर्स ही सीए फाउंडेशन कोर्स है, उसके फ्री कंटेंट में है। और जो हमारे स्टूडेंट है उनको बच्चों आपके पास कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अंदर मिल जाएगी पीडीएफ में अगर आपको चाहिए। प्लस जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड हो जाएगी। सेकंड बच्चों, अगर आप ऐप स्टोर की बात करें तो उसमें आपको माई इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, और उसमें आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है, EBC, बस। उसके बाद आपको वो कोर्स शो कर देगा, और कोर्स के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और भी काफी कुछ कंटेंट है उसके अंदर, जैसे आप आगे सीए इंटर की बात करें तो कोर्सेज है, उसमें डेमो लेक्चर्स है, आप देख सकते हैं बच्चों उनको आसानी से। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल हो गई हमारी। इसके जस्ट आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैं कहूंगा जो सेल है उसमें से ग्रोस प्रॉफिट घटा दो। लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। जो 40,000 सेल वैल्यू है ना, मतलब सेल में से हमें ग्रोस प्रॉफिट घटाना होता है। तो 40,000 वाले की कॉस्ट तो हमें क्लियर पता है 37,500 है, क्योंकि पिछले साल हमने इसको परचेज किया था 50,000 में, 12,500 राइट ऑफ कर दिया था, तो 37,500 हमारी बुक्स में थी, और वो 40,000 की बिकी है। तो ये 40,000 वाले की कॉस्ट तो हो गई 37,500। बाकी जो 9,10,000 रुपीज है, इसमें प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेल है, क्योंकि 1/4 ऑफ कॉस्ट है। हमने जस्ट इसको सोल्व किया बच्चों, तो ये हमारा आ रहा है 7,28,000। टोटल किया 7,65,500। और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल है उसमें से घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 11,67,500 माइनस 7,65,500, तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 4,02,000। अब देखो बच्चों सेकंड का ए पार्ट, बीआरएस का क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो अगर सबसे पहली चीज देखें बच्चों तो लिखा है डेबिट बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट शोन बाय पासबुक, नेगेटिव बैलेंस है। अभी हम बच्चों इसको दोनों तरीकों से करेंगे, प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड से भी और बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड से भी, ताकि जिस बच्चे ने जैसे क्या होगा वो वैसे मैच कर लेगा। मैं अगेन बता रहा हूं बच्चों, जो अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसके आंसर तो वैसे ही करने थे, मतलब कहीं पर अल्टरनेट होगा। ट्रू फॉल्स और थ्योरी में आप जैसे भी लिख कर आए हो मार्क्स मिलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वन, checks of 2,10,000 were issued in the last week of December, but of these 1,40,000 only were presented for payment. चेक ना बच्चों 2,10,000 रुपए के इशू किए थे दिसंबर के लास्ट वीक में, जिसमें से 1,40,000 के सिर्फ प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के। आपको ये बात मुझे इतनी समझानी है कि 140 तो प्रेजेंट हो गए, सिर्फ 70,000 नहीं हुए। तो मैं ना एक बार बच्चों इसको प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से कर रहा हूं, फिर मैं इसको बदल दूंगा बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड से। बीआरएस हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2002 की, और हमारे पास शुरू में ओवरड्राफ्ट है एज पर पासबुक। क्वेश्चन सेकंड ए, बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर, क्योंकि आप 31 दिसंबर की बना रहे हैं 2023। प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड में दो कॉलम होते हैं, और जबकि बैलेंस प्रेजेंटेशन में एक, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। तो शुरू में बच्चों ओवरड्राफ्ट है एज पर पासबुक, अमाउंट है 2,48,000। अब इसने हमें बोला है चेक इशूड, 2,10,000 रुपए के चेक इशू किए हैं, 1,40 के प्रेजेंट हो गए, तो बाकी के तो नहीं हुए ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आप पासबुक से कैश बुक जा रहे हो, तो पासबुक आपकी फ्लेक्सिबल हो गई। आप इसको ऐसे समझ लो, ये आप पासबुक से कैश बुक जा रहे हो, यहाँ पर
तो 2,10,000 लेस है, और बैंक में प्रेजेंट हुए हैं 140, तो मतलब 70,000 कैश बुक में से तो लेस है, पासबुक में से नहीं है, तो लेस करना होगा ताकि लेवल हो जाए, तो हम लेस कर देंगे 70,000। एक बार नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसने बोला ए चेक फॉर 19,200, ड्रोन का मतलब बच्चों इशूड होता है, फॉर द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल हैड बीन एंटर्ड इन कैश बुक एज 29,200। आपने एक मिस्टेक कर दी, कैश बुक में इस पेमेंट को 29,200 लिख दिया, जबकि 19,200 थी पेमेंट, बट वाज शोन करेक्टली इन द बैंक स्टेटमेंट। मतलब आप पासबुक से कैश बुक जा रहे हो, एक पेमेंट आपने की है 19,200 की चेक से, और कैश बुक में 29,200 लिख दिया है। अगर मैं डिफरेंस कर रहा हूं ना, तो 10,000 रुपीज कैश बुक में ज्यादा लेस है, तो पासबुक को लेवल करना है तो लेस करना पड़ेगा। अभी हम प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से जा रहे हैं, तो हमने यहां लिखा अमाउंट ओवर चार्ज इन कैश बुक। कैश बुक में अमाउंट ओवर चार्ज कर लिया है, कितना? 10,000। इससे नेक्स्ट बच्चों, हमसे कहता है ए चेक रिसीव 37,520 एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। एक चेक था 37,520 का, हमें मिला है, हमने दो बार लिख दिया कैश बुक में। जब चेक मिलता है ना बच्चों, तो आपको ऐसे सिंपल सा याद रखना है कि वो हम बैंक में भी जमा कराते हैं इवन, या पासबुक, ये कैश बुक। चेक मिला, आपने यहाँ 37,520 लिखा, यहाँ दो बार लिख दी, तो अब एक बार तो ओके है, एक बार तो दोनों जगह आना है। जो दूसरी बार लिखा है कैश बुक में तो ज्यादा ऐड हो गया, तो आपको पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा ताकि लेवल हो जाए। फ्लेक्सिबल है हमारी पासबुक, तो ऐड करेंगे। हम यहां लिखेंगे चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक 37,520। इससे नेक्स्ट बच्चों, हमसे कह रहा है A check for 1,17,000 was issued for purchase of merchandise। मतलब आपने सामान खरीदा है, स्टॉक खरीदा है, रॉ मटेरियल कह लो, कुछ भी गुड्स, 1,17,000 रुपए की, और चेक से पेमेंट की है, एंड वाज पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब बैंक वालों ने पेमेंट भी कर दी उसके अगेंस्ट, जिसको भी चेक इशू किया होगा, लेकिन आपने यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मेरे से कोई पूछे क्या करेंगे, मैंने कहा ऐड करेंगे, और क्या, तो यही लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशू तो कर दिया था, अमाउंट है बच्चों 1,17,000। इससे नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,500 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आपके बैंक ने चार्जेस भी लिए हैं, और आपके ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया है, टोटल 3,500 आपकी पासबुक में से घटे हुए हैं, लेकिन आपने कैश बुक में लिखा ही नहीं। तो मेरे से कोई पूछे, अब मैंने कहा ऐड करो ताकि लेवल हो जाए, तो ऐड कर देंगे। यहां हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर हम देखें बच्चों, अमाउंट 3,500। इससे नेक्स्ट, आपसे कह रहा है ए चेक फॉर 45,000 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक चेक था 45,000 रुपए का, पासबुक में क्रेडिटेड है 45,000, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, तो आपको यहाँ बच्चों लेस करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 7। हमने यहाँ लाइन लिखी चेक क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड
इन कैश बुक, लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो मेरे से कोई पूछे, अब मैंने कहा ये आपको लेस करना है। इससे नेक्स्ट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज 26,200 which was discounted with bank returned dishonor but no entry was made in the cash book। जब बच्चों आपका बिल जो आपने पहले डिस्काउंट करा रखा होता है डिसोनर होता है, तो आपकी पासबुक घट गई होगी। ठीक है, आपकी पासबुक क्या है, लेस हुई हुई है। मेरे से कोई पूछे कैश बुक, मैंने कहा वहां तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब वापिस ऐड करो ताकि लेवल हो जाए, तो ऐड कर देंगे। ऐसे लिख देंगे बिल डिस्काउंटेड डिसोनर, बट नो एंट्री मेड इन कैश। इसको हमने कैश बुक में लिखा नहीं है, तो ये हमने ऐड कर दिया 26,200। और लास्ट वन बच्चों, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 12,000। किसी भी, चाहे कैश बुक होती चाहे पासबुक होती, अगर पेमेंट साइड अंडर टोटल है तो मतलब उसका बैलेंस बढ़ा हुआ है। कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ा हुआ है, 12,000 से। तो पासबुक को लेवल करना है तो ऐड करो, तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। तो ये बच्चों अमाउंट है हमारा 12,000। बस अब आपका काम पता क्या है, आप टोटलिंग करो। हमने यहाँ किया टोटल 1,96,220। अब आप आ जाओ जो माइनस आइटम है, 2,48,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000, ये टोटल आ रहा है 3,73,000। हमने इसमें से 196,220 लेस कर दिया, तो 176,780 नेगेटिव बैलेंस ही है। तो डेट इज यूअर ओवरड्राफ्ट एज पर। आपका मेनली ये आंसर आना चाहिए था बच्चों, चाहे आपने बैलेंस प्रेजेंटेशन से किया है, क्रेडिट बैलेंस लिख सकते हो एज पर कैश बुक, यूं। अब अगर इसी को बैलेंस प्रेजेंटेशन से करना हो बच्चों, वहां पता है क्या अंतर होता है, एक ही कॉलम बनता है। अब ओवरड्राफ्ट के केस में ना आप आगे माइनस का साइन नहीं लगाते, जिसके कारण हमें रिवर्स करना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस हो तो चाहे आप प्लस माइनस से करो और चाहे आप बैलेंस प्रेजेंटेशन से करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है, ऐड वाले को उसने भी ऐड करना है, लेस वाले को उसने भी लेस करना है। लेकिन आप मुझे कहते हो सर बीआरएस ना बैलेंस प्रेजेंटेशन से कैसे बनाएंगे, तो देखो एज इट इज, मैं जस्ट शॉर्ट में इधर वाले नहीं लिखूंगा, ये एक कॉलम मैंने बना दिया और यहां पर ओवरड्राफ्ट लिख दिया, लेकिन उसके आगे मैंने साइन नहीं लिखा नेगेटिव का। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो, हमने क्या सीखा है यहाँ कि इसको लेस करना है, हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जस्ट उल्टा जो भी था आपने ऐसे करके आना था बच्चों। इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट, हमें लेस करना था, ऐड कर दो। इससे नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट बच्चों, ऐड करना था, लेस करो। फोर्थ में हमने लेस कर दिया 3,7,520। एक बार फिफ्थ पॉइंट देखो इसका जो है, कि 1,17,000 को हमें ऐड करना था, लेस करो। लेस करने के लिए साइन लग जाएगा 1,17,000। सेम इसी तरह से अगर आप मुझे कहते हो कि सर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये ऐड करना था, लेस करो 3,500। इसके बाद सेवन, सेवन पॉइंट है हमारा 45,000 लेस करना था, ऐड करो। एट पॉइंट, एट पॉइंट है हमारा, ऐड करना था, लेस करो 26,200। और लास्ट वाला पॉइंट बच्चों, आपको ऐड करना था, लेस करो 12,000। अगेन हमने यही किया, हमने एक तरह से रिवर्स किया है बच्चों, बिल्कुल। तो अब ना हमारा पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो शुरू में भी ओवरड्राफ्ट है तो एंड में भी ओवरड्राफ्ट हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस
एज पर कैश में, यूं करके आए हो तो भी ओके है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड का बी, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, हमें रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। अगर आप अकाउंट बनाकर करते तो बहुत इजी वन है। एबीसी स्पोर्ट्स क्लब हैड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमें दे रखा है बच्चों। हमने ना सबसे पहले पता है क्या करना होता है, जैसे ये गिवन है, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो इसमें तो कहीं है नहीं, और शुरू में जितनी है एंड पे उतनी है। सब्सक्रिप्शन तो मतलब एडजस्टमेंट है, जैसे ही इसको कर रहे होंगे क्योंकि हम फर्स्ट आइटम से लेकर चलेंगे, तो साथ के साथ इसका अकाउंट बना लेंगे। इसके बाद सैलरी अनपेड एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद है फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारा अगर हम देखें तो फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है ना, अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट ना भी बनाए एसेट का तो उसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। फिर स्टेशनरी, ये स्टेशनरी हो गई। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस बीडी और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। यू आर रिक्वायर्ड to prepare receipts and payment account for the period ending 31st December 2022 and balance sheet as on 31st December 2022। तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करते हैं, बड़े आसान वे में हो जाएगा। और आप ये समझोगे कि अगर आप ऐसे करके आए हो तो पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। अकाउंट बनाना जरूरी नहीं था, आप एडलेस से भी चल सकते हो, आपको तो अपने आंसर देखने हैं बच्चों। ये वीडियो बच्चों उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो बच्चे जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चनों को करना कैसे था। क्वेश्चन सेकंड बी बच्चों, हमें तीन तो ये चीजें बनानी है, बैलेंस शीट, ओपनिंग, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हमने यही किया सबसे पहले, बैलेंस शीट चाहे आप 1 जनवरी की लिख लो, एज एट 1 जनवरी 2022 या 31 दिसंबर 2021, मतलब ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है बच्चों। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। इसके बाद बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि है एज एट 31 दिसंबर 2022। और जो जो बच्चों रिक्वायर्ड अकाउंट होंगे वो साथ साथ बना लेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है बनाकर पहले रख लेते हैं, नहीं तो साथ साथ बनते रहेंगे हमारे जैसे जरूरत रहेगी। एसेट के अकाउंट इवन तो बनाने बेटर ही रहते हैं, चाहे हम नहीं भी बनाएंगे उसके बिना भी काम चल जाएगा, चाहे यहाँ पर आप पेपर में ना बना गए हो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, या बीच में एड लेस करके काम चलाना होता है। अभी देखो हमें करना कैसे था, हमने ऑलरेडी यहाँ पर निशान लगा लिए हैं कि जिनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो उनकी टर्न है कि हमें फर्स्ट से लेकर एंड तक जाना है। सिंपल, बस आप पहला काम क्या करो कि ये जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है ना, 1,08,000, इसको सबसे पहले लिख लो। ये बैलेंस शीट में यहाँ आएगा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 1,08,000। साथ के साथ जो आपका रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस है, हमने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस बीडी। अब सैलरी का हम अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, शुरू की भी और एंड की भी। अब बच्चों ये खर्चा है, आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम यूं लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी शुरू की आउटस्टैंडिंग सैलरी, और टू बैलेंस सीडी एंड की आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो राइट ऑफ हुआ है वो यहाँ आता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट ही होगा। और जो पे कर रखी है वो बैलेंसिंग फिगर, वो हमें निकालनी है। तो अब हमें यूं बनाना है इसको। आप देखो इंफॉर्मेशन, हमारे पास सैलरी शुरू की 10 है और एंड की 15,000 है, हमने लिख दी।
10,000, 15,000। अब सिर्फ आप ये देखो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने लिखी कितनी है। ये आपका हो गया, ये रहा। राइट ऑफ की है 2,35,000। हमने इसका टोटल किया बच्चों 245, उसमें से हमने 15 लेस कर दिए तो 2,30,000। अब आपको करना कैसे, आप आ जाओ यहाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी शुरू में 10,000, एंड में 15,000, और आपने सैलरी पे कितनी की है, पेमेंट्स में लिखेंगे बाय सैलरीज, ये पेड है हमारी बच्चों 2,30,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। तो सबसे पहले सैलरी का तो हो गया। इसके जस्ट आगे स्टेशनरी स्टॉक दे रखा है बच्चों, तो स्टेशनरी अकाउंट बनाओ। स्टॉक का मतलब एसेट, डेबिट बैलेंस। आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी लिख सकते हैं, या फिर स्टेशनरी अकाउंट लिखो, कंज्यूम्ड निकलेगी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप कहोगे इस बार कंज्यूम दे रखी है, तो फिर खरीदी कितने की है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमने लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस ईडी। अब जो परचेज की है वो बैलेंसिंग फिगर है, वो निकालनी है आपको। और जो कंज्यूम्ड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे रखी है। तो एक बार जस्ट चेकआउट करो बैलेंसेस। हमने लिखा स्टेशनरी के केस में राइट ऑफ है 30,000, ये 30,000 हो गए। अब सिर्फ बैलेंसेस चेक करो आप। ये रहे बच्चों स्टेशनरी के बैलेंस, ओपनिंग 3,000, क्लोजिंग 5,500। हमने इसका टोटल किया 35,500, उसमें से ये लेस कर दिया 3,000, तो 32,500। अब ये स्टेशनरी जो आपने 32,500 है, इतने रुपए की परचेज की है, इसके लिए पेमेंट की है, तो पेमेंट में आ जाओ बाय स्टेशनरी। अभी स्टॉक भी लिख लेते हैं, परचेस्ड। ये हमारा अमाउंट 32,500। अब आप आ जाओ ओपनिंग और क्लोजिंग, यहां आप लिखो स्टेशनरी का स्टॉक शुरू में 3,000 है और एंड में 5,500 है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब यूं समझो बच्चों, दो पॉइंट हमारे हो गए। रेंट एंड टैक्सेस पेमेंट नॉर्मल, कोई एडजस्टमेंट नहीं। इंश्योरेंस नॉर्मल पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस नॉर्मल पेमेंट, हमने तीनों लिख दी। पेमेंट साइड में बाय रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस। अमाउंट है बच्चों हमारे 5,000, 2,000 और 8,000। अब इसके बाद जो डेप्रीशिएशन है, ये तीनों एसेट्स के हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। आप चाहो तो अकाउंट बना लो, नहीं तो नीड नहीं है। कैसे देखो, सबसे पहले आप बिल्डिंग देखो, शुरू में कितने की है 20 लाख, और कितना डेप्रीशिएशन लग रहा है 37,500, घटा कर लिखा 19,62,500। ठीक तो है, तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग में लिख दो कोई खरीदी बेची नहीं है। मतलब हमने यहाँ लिखी बिल्डिंग, जब कोई परचेज होगी तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ आप लिखो बिल्डिंग 20 लाख, डेप्रीशिएशन दे रखा है 37,500, हमने घटा दिया तो 19,62,500। अब एक बार सेकंड वन देखो, दूसरे नंबर पे है बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, 1,200 रुपए का डेप्रीशिएशन है। अब एक बार आप फर्नीचर देखो, 20,000 में से 1,200 घटाऊं तो 18,800 है, 19,800। तो क्लियर है 1,000 का परचेस किया है, पेमेंट आप पहले यहां लिखो फर्नीचर, यहाँ 20,000,
₹1200 बच्चों डेप्रीशिएशन घटाकर जो बैलेंस बचता है वो 18,800 बचता है। दे रखा है 19,800। तो इसका मतलब 1,000 का खरीदा था, वो तो मैंने वैसे ही यहाँ लेस करके दिखाया था, आपको तो फिगर लिखना है। अकाउंट बनाना हो बना लेना। बाय फर्नीचर परचेज ₹1,000। अब इससे नेक्स्ट, इसने ना बच्चों हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन 1,000 दे रखा है। ये रहे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 35, 1,000 डेप्रिसिएशन लगाऊं 34, 39 है, तो इसका मतलब परचेज है 5,000। आप अकाउंट बना लो, आएगा बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस्ड। वो तो टाइम बचाना होता है एग्जाम में, अगर आपको लगे कि आपके पास है टाइम तो आप बना दो अकाउंट 5,000। अभी आप शुरू के लिखो, डेप्रिसिएशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख ही रखा है 35, और एंड के लिख दो 39। इससे नेक्स्ट, सरप्लस। इसका यूज पता है कब होगा बच्चों? जब ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आएगा, तब तक के लिए हमने इसको पेंडिंग छोड़ रखा है, उसमें ऐड होगा। अब आ जाओ आप सब्सक्रिप्शन पे, इसका अकाउंट बनेगा। मतलब उसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एडजस्टमेंट में अभी लिख लेते हैं पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप आउटस्टैंडिंग देखो 70 और 1 लाख इनकम है बच्चों। आउटस्टैंडिंग का मतलब अक्रूड टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ये 70,000 है, ये 1 लाख। इसी तरह रिसीव्ड इन एडवांस भी है 2,000, 6,000 हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, 2,000 टू बैलेंस सीडी 6,000। अब सिर्फ आप ये देखो कि आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना है बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आप कहोगे यही तो निकालना है बैलेंसिंग फिगर, तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा कितना है जो करंट ईयर की इनकम है। तो वो बच्चों हमने लिख रखा है 2,50,000, ये रहा। तो ये 250 हमने यहाँ लिख दिया। इसका हमारा टोटल बन रहा है 3,26,000, उसमें से 1,02,000 लेस कर दिया, तो बाकी कितना बचा? 2,24,000। अब आप में से कहेंगे लिखेंगे कैसे? पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ, आउटस्टैंडिंग यहाँ 70,000, रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ 2,000। अब आपको मिला कितना है? 2,24,000, यहाँ लिख दो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 लाख और रिसीव्ड इन एडवांस 6,000। हम इससे आगे बढ़े बच्चों। इंटरेस्ट, ये हमें इनकम दे रखी है 90, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डोनेशन नॉर्मल इनकम, मिसलेनियस रिसिट्स नॉर्मल इनकम, तो आप रिसिट्स में लिखो तीनों को। टू इंटरेस्ट, टू डोनेशन, टू मिसलेनियस रिसिट्स। अमाउंट है बच्चों हमारे 90,000, 40,000 और 3,000। अब एक बार आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख लो, उसके बाद कुछ नहीं रहता इसके अंदर। आपने ये सारा लिख दिया। सरप्लस की टर्म मैंने बोला है कैपिटल फंड आने के बाद होगी, सब हम लिख चुके हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारी एसेट है। शुरू का बैलेंस एंड का बैलेंस ये 18 लाख, एज इट इज एंड में 18 लाख। बस। अब अगर मेरे से कोई पूछे करना क्या है, मैंने कहा सबसे पहले इसको क्लोज कर। एसेट साइड का टोटल आ रहा है 40,36,000, उसमें से हमने 12,000 लेस कर दी, तो 40,24,000 डेट इज यूर कैपिटल फंड। ये अब ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। इसी को नीचे लिखना है सरप्लस ऐड करके, और अभी रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्लोजिंग कैश का बैलेंस आ जाएगा। कैपिटल फंड 40,24,000 एड सरप्लस
63,300, इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा आ गया 40,87,300। आप समझो टोटल तो हम अभी ही कर सकते हैं, 15 और 6 21 इसमें ऐड कर दिए, 41,08,300। अब आपका ना जस्टिफाई हो जाएगा कैसे, आप यहां पर आओ, पहले इसे बैलेंस निकालो। रिसीट साइड का हमने टोटल किया, 1,08,000, 2,24,000, 90, 40 और 3। तो ये बच्चों टोटल आ रहा है 4,65,000। इसमें से ये सारा घटा दिया हमने। ये बच्चों हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,81,500। हमने जब ये सारा लेस कर दिया, अब इसको यहां लिख दो, आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक। और एक बार अब आप चेक कर लो कि क्या हमारा आंसर आ रहा है इससे। तो हमने टोटल किया 5,500, 19,62,500, 19,800, 39,000, 1,00,000, 18,00,000 और 1,81,500। ये बच्चों आ रहा है हमारा। तो बस हो गया क्वेश्चन। ऐसे करना था बच्चों, आप आंसर नोट कर लो अपने पास, किसके क्या आने थे। ओपनिंग कैपिटल फंड 40,24,000, क्लोजिंग कैश का बैलेंस 181,500 और ये बैलेंस शीट का टोटल 41,08,300। ये आए हैं तो ठीक था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन थर्ड ए पार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है बच्चों और अकोमोडेशन बिल का है। लेकिन आसान क्वेश्चन है बच्चों। आर ड्रो ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन पी ₹4 2 लाख ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर 4 मंथ्स। हमने ऐसे काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, क्लास में भी नोट्स में है हमारे। पी एक्सेप्टेड द बिल एंड सेंट इट टू आर। आर डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर फॉर 1,88,000। R immediately remit 75,200 to P. On the due date, R being unable to remit the amount due, accept a bill for 250 for 4 months, which is discounted by P for 2,36,250. P sends 56,700 to R before the bill is due for payment. R becomes insolvent. His estate is paying 50 paise in the rupee. Give the journal entry in the books of P, also R's account in P books. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ना यहाँ जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं और साथ में रफ वर्किंग कर लेंगे, उसके बाद आर का अकाउंट बना लेंगे। जर्नल के बाद अकाउंट बनाना सो इजी है, एक बार देखो। क्वेश्चन थर्ड ए पार्ट जर्नल। आप बुक्स ऑफ पी लिख दो, जर्नल ऑफ पी लिख दो बच्चों, एक ही बात है, क्योंकि पहले बुक्स ऑफ पी लिख दो फिर जर्नल, तो मतलब सेम है। नरेशन नहीं लिखूंगा मैं बच्चों ताकि जल्दी हो जाए। अब एक बार बच्चों यहाँ रफ वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले आर और पी हमने इसकी बुक्स बनानी। आर ने बिल ड्रॉ किया है 2 लाख रुपीस का, बी आर इसके ऊपर, पी के ऊपर, तो इसके लिए बीपी हो गया। उसने इस बिल को डिस्काउंट कराया है 1,88,000 में और इसमें से 75,200 इसको दिए। तो अगर आप लेस कर देंगे तो 1,12,800 इसके पास है, 75,200 इसके पास है। अब आप मेरे से कहेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, मैंने कहा एक बार प्रपोर्शन बता सकते हो। बिल्कुल बच्चों, 12,000 डिवाइड में टोटल 188 इंटू 75,200 इसके हिस्से का अमाउंट आ जाएगा। ये मैंने किया, ये 40% है इसका, तो 4,800 इसके हिस्से में, 7,200 इसके हिस्से में, मतलब टोटल का 60% इसके पास है और 40% इसके पास। अभी पहले इतना समझ लेते हैं। अब आपको किसकी बुक्स बनानी है, पी की। तो जर्नल करनी स्टार्ट की। सबसे पहले इसने बिल एक्सेप्ट किया, कब किया है, July 1, 2022 को, लिख दो। हमने यहां लिखा आर डेबिट टू बीपी अकाउंट 2 लाख। इसके बाद बच्चों आर ने इसको डिस्काउंट कराया होगा, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो हमें पैसे भेज रहा है 75,200
40% अमाउंट जो अभी हमने रफ वर्किंग से लिखा है हम उसको जरूर लिखेंगे। तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे हिस्से के डिस्काउंटिंग चार्जेस, और किससे पैसे मिले हैं, आर से, क्योंकि बिल उसने डिस्काउंट कराया है, हमें तो आर से पैसे मिले। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है टोटल 80,000 के लिए, वो हमारे लिए गिवर है। अब मैच्योरिटी पर हमने उससे 1,20,000 लेकर 2 लाख रुपए उस बीपी की पेमेंट करनी थी, लेकिन मैच्योरिटी पर उसने अपनी इनएबिलिटी शो कर दी। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर एक बिल लिख दिया। तो यही समझना है आपने। अब पी ने बिल लिखा है कितने का, 2,50,000 का। इसको कितने में डिस्काउंट कराया है, 236,250। तो मतलब 13,750, ये घटा दो। तो ये घटाने के बाद 236,250 है। इसमें से कितने रुपए पुराने बिल की पेमेंट की है, 2 लाख। रह कितने गए, 36,250, और उसके पास 80,000 एक है। तो मैंने दोनों का कर दिया टोटल, ये अमाउंट आ गया 1,16,250, और इसके पास 120। इसमें से इसने कितने इसको भेज दिए, 56,700। तो ये बच्चों हमने यहाँ ऐड कर दिए। अब इसका मतलब सेकंड सिनेरियो में इसके पास 176,700 हैं, और इसके पास बच गए 59,550, ये अमाउंट बचा है। अब इसके बाद अगर आप देखो इसका टोटल करोगे तो मैच भी करेगा, 236,250 देखो इसके साथ जो इसके पास टोटल पैसे हैं। अब मेरे से कोई पूछे डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने पहले के हिस्से में आएंगे, मैंने कहा ये कर दो डिवाइड में 236,250 और इनटू टोटल जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं 13,750। तो पहले के हिस्से में आ रहा है बच्चों 10284, और इसी तरह से अगर आप ऊपर अमाउंट 59,550 रखेंगे ना तो दूसरे के हिस्से में आएगा, या फिर आप इसमें से घटा दो ये वाला अमाउंट, तो इसके हिस्से में आ गए 3,466, बस 63,016, और इसके पास 186,984। मेचोरिटी पर इसको पैसे देने पड़े पूरे के पूरे, तो नो डाउट इसने इससे ये लेने थे, और 50 पैसे इन रुपीस का मैं आधा कर रहा हूं बच्चों, तो ये आ रहा है 492। इतने मिले हैं और इतने ही इसके डूबे हैं। तो अब एंट्री कर देते हैं हम बच्चों। सबसे पहले नया बिल ड्रॉ करने की मैच्योरिटी पर है, जुलाई 1 को था, 4 मंथ्स, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, 3 दिन ग्रेस के, नवंबर 4। आप बिल लिखो बच्चों, बी आर अकाउंट डेबिट टू आर, ये नया बिल लिख दिया 250 का। उसको अब इसी ने डिस्काउंट कराया है क्योंकि इसने ड्रॉ किया है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, टू बी आर अकाउंट 236,250, 13750, 250। जो पुराना बिल है ना बच्चों इसने उसकी पेमेंट कर दी, तो एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपए थे वो। अब इसने आर को कितने पैसे दिए, आर रिसीवर है, आर डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। अभी हमने कैलकुलेट किया है, आर को इसने 56,700 भेजे, ठीक है, यहां पर ये रहे, और कितने रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस है, 10284 हमने लिख दिया, 56,700, 10284, 66,984। अब सिंपली ये समझो बच्चों कि बिल मैच्योरिटी पर हो गया कैंसिल, तो ये पर्सन जिसने बिल ड्रॉ कर रखा था ड्रॉई को डेबिट करेगा अपनी बुक में। अब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, नवंबर 4 से दिसंबर 4, जनवरी 4, फरवरी 4 और मार्च 4, 3 दिन ग्रेस के, मार्च 7, नेक्स्ट ईयर कर दो बच्चों 2023। आप यहाँ एंट्री करो आर टू बैंक, क्योंकि ड्रॉई को तो डेबिट करना होता है बिल ड्रॉ। बिल जैसे ही कैंसिल होगा आपकी यही सेम एंट्री 250। अब आपने इससे पैसे लेने हैं, और ये पर्सन तो इंसॉल्वेंट है, आपको 50 पैसे मिल रहे हैं इन ए रूपी, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट आधे पैसों के लिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आर, अमाउंट 93,492, 93,492,
और टोटल 186,984, ये हो गया हमारा। इसके बाद आपको आर का अकाउंट बनाना है, जो कि सो इजी है, एक बार बच्चों बनाते हैं। आर्स अकाउंट, हर एक एंट्री के बाद इफेक्ट देखना है कि क्या हुआ। सबसे पहली एंट्री में आपने लिखा R2BP, यहाँ लिख दो 2 लाख में, डेट वगैरह नहीं लिख रहा बच्चों जल्दी के लिए। सेकेंड एंट्री में आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आर, मतलब आपने कुल मिलाकर आर को अपनी बुक में क्रेडिट किया है, तो उसके क्रेडिट में लिखोगे 75,200, 4,800। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आपने लिखा BR2R, तो बाय BR अकाउंट अमाउंट 250। उसके बाद आपने बिल डिस्काउंट कराया, आर नहीं, बीपी की पेमेंट की नहीं, लेकिन अब आर को जब आपने पैसे भेजे तो यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट 56,700 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट 10,284। अब उसके बाद फिर आर टू बैंक, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है, 2,50,000, और हमने आर से जो लेने थे उसमें से आधे तो मिल गए हैं बाय बैंक अकाउंट, तो बाकी आधे बैड डेट्स। आर का अकाउंट ओवर 93,492, 93,492। एक बार हम दोनों साइड टोटल कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमने टोटल किया, डेबिट का टोटल आ रहा है 516,984, सेम क्रेडिट का आना चाहिए, तो हमने किया एक बार, ये बच्चों सेम आ रहा है। तो बस ऐसे ही करना था आपको क्वेश्चन। अब आप देखो इसका सेकंड पार्ट, ये बच्चों हमारा एवरेज ड्यू डेट का है। थर्ड का बी पार्ट, मिस्टर बी एंड मिस्टर जी हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स एंड अलो ईच अदर 1 मंथ क्रेडिट। यहाँ पहले ये ध्यान रखना है कि जो ये डेट है इसके बाद ड्यू डेट आएगी। क्यों आएगी ड्यू डेट? क्योंकि देखो ना बच्चों ध्यान से क्वेश्चन में, 1 महीने का क्रेडिट है। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स द अकाउंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज, तो ये आपको 3 महीने की डिटेल दे रखी है। गुड्स सोल्ड बाय बी टू जी, गुड्स सोल्ड बाय जी टू बी। आगे, you are required to calculate the date upon which the balance should be paid so that no interest is due either to Mr. B or Mr. G. Consider 20th August as base date। मतलब आपको वो क्लियर करके जा रहा है, और कितना आसान करे कि 20 अगस्त को ही आपने बेस डेट मानना है। तो हमने बच्चों एक बार इसको अटेम्प्ट किया, ये डेट लिखी, उसके बाद ड्यू डेट। आप चाहें तो सीधा ड्यू डेट लिख सकते हैं, लेकिन हम ड्यू डेट अलग लिखेंगे। तो एक बार बच्चों टेबल बना रहे हैं, पहले गुड्स जब सोल्ड की हैं बी टू जी, और सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे कि 20 अगस्त बेस डेट है। बी, लेट बेस डेट, क्योंकि वो दोनों ही केसेस में है, इज 20th अगस्त। अब सबसे पहले सोल्ड गुड्स बाय बी टू जी, यहां हमने पैसे लेने हैं बी ने जी से, तो हमने यहां पहले लिखी डेट जुलाई 20, 1 महीने का क्रेडिट है। अगस्त 17, सितंबर 13, यहां पर हमने ड्यू डेट लिख दी अगस्त 20, सितंबर 17, अक्टूबर 13। अब इसके बाद अमाउंट 35,000, 30,000, 32,000, टोटल किया 97,000। अब आप सिर्फ यहाँ लिखो डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट से एक बार डेज गिन लेते हैं। ये बच्चों 20 अगस्त, 20 अगस्त 0। अगर सितंबर 17 तक बोलेंगे तो 11 और 17, 28। और अगर अक्टूबर 13 तक, तो पहले तो 11 दिन अगस्त के, सितंबर के 30, 41 और 13, 54 दिन। अब बस बच्चों आपको मल्टीप्लाई कर, ये तो जीरो ही हो गया, ये 8,40,000, और ये बच्चों 17,28,000। हमने जस्ट इसका टोटल किया, ये हमारा आ रहा है 25,68,000। ये पहली चीज आ गई। इसके बाद आप देखो गुड्स बेची किसने है, जी ने बी को, सोल्ड गुड्स बाय जी टू बी,
हमें ना एक्चुअल में बैलेंस नहीं निकालना, नहीं तो बी ने पैसे लेने हैं, क्योंकि अभी आप देखो 97 की बी ने बेची है और खरीदी है 71,000 की। आपको लाइन लगानी हो लगा लो पेपर में, अगर मान लो नहीं भी लगा कर आए तो मार्क्स कटेंगे नहीं बच्चों, उसके लिए आप निश्चिंत रहना। अमाउंट, डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। तो अगेन जुलाई 25, यहाँ साथ साथ लिखते भी जाते हैं, अगस्त 25, अमाउंट है 24,000। अगेन अगस्त 16, तो यहाँ पर सितंबर 16 और अमाउंट है 22,000। इसके बाद सितंबर 5, तो ये अक्टूबर 5 और 25,000। ये सब आ गया हमारे पास। अब आप में से कहेंगे डेज 20 अगस्त है बच्चों, ये तो हो गए सीधे सीधे 5 दिन। ये आपके 11 और 16 27, और ये 11 41 और 5 46 दिन। आप जस्ट मल्टीप्लाई करो, 1,20,000। अब 22,000 इंटू 27, तो ये हमारा आ रहा है 5,94,000। और थर्ड वन 25,000 इंटू 46, 11,50,000। ये हमने टोटल किया 18,64,000। बस अब आप आ जाओ, मतलब ये टोटल 71 है, तो ऊपर वाले का टोटल 97,000। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है जो एवरेज ड्यू डेट का होता है। बेस डेट 20 अगस्त, डिफरेंस करो प्रोडक्ट का, तो वो हमारा हमने लिखा 2568 माइनस 18,64,000 अपॉन में 97,000 माइनस 71,000। ये बच्चों 20 अगस्त। यहाँ हम लिख रहे हैं 27 डेज ऐड करके, राउंड ऑफ करके, क्योंकि 0.04 तो इग्नोर ही होगा। 16 सितंबर, क्योंकि अगस्त के 11 और 16 आगे सितंबर के 27 दिन ऐड करने हैं। क्यों ही करना था बच्चों वहां पे, तो आपका आंसर आना चाहिए था 16 सितंबर। सी पार्ट है बच्चों अकाउंट करंट का। हालांकि इसमें आपको ऑप्शन दी गई है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू सब पार्ट, दूसरा कंसाइनमेंट, क्योंकि अब आगे तो वो सिलेबस में ही नहीं है ना, इसलिए उन्होंने सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेलिटी की है 5 मार्क्स का देकर। फर्स्ट ये अकाउंट करंट का है हमारा, और फिर कंसाइनमेंट का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंट बाय रोज टू लिली एज ऑन 31 मार्च 2023 बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। और अकाउंट करंट भी कहाँ है अब, तो यहाँ पर बच्चों 1 जनवरी 23, 10 जनवरी 23, 15, 20, 25 बैलेंस ड्यू फ्रॉम लिली। पहले से लेने हैं 8500 रुपये लिली से, क्योंकि हमें लिली का ही, क्योंकि बुक्स रोज की है, लिली इन अकाउंट करंट विद रोज, तो पहले से लेने हैं 8500। फिर उसको गुड्स बेची हैं 14,700 रुपए की, उसके बाद हमने उससे ही खरीदी है, उसने हमें वापसी भी की है जो हमने बेची हैं, और उसने हमें चेक से पेमेंट भी किया, लिली पेड बाय चेक। तो आपको सिर्फ यहाँ बच्चों अकाउंट करंट बनाना है। मैं ना बच्चों थोड़ा रफली बनाऊंगा। क्वेश्चन थर्ड सी, तो लिली इन अकाउंट करंट विद रोज, यहाँ पर एज एट 31 मार्च 23, इंटरेस्ट का जो रेट है वो 6% पर एनम। बच्चों ड्यू डेट की जरूरत ही नहीं है, तो हम लिखेंगे ही नहीं। मतलब मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ डेट में, सबसे पहले ट्रांजेक्शन। आप सिर्फ ये देखो लिली से पहले कितने पैसे लेने हैं, 8500। आपने यहाँ लिख दिया जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, अमाउंट 8500। अभी डेज बाद में कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू ले ली, यहाँ पर एक लिखो जनवरी 10 टू सेल्स अकाउंट 14,700। इसके बाद बच्चों हमने उससे खरीदी है, उसने हमें रिटर्न किया, उसने हमें चेक से पेमेंट किया, तो तीनों लिख रहा हूँ। 2023 पहले जनवरी 15 बाय परचेसिस, कितने की हमने परचेस की है, 10,200। इसके बाद अगेन जनवरी 20 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, लिली ने हमें गुड्स वापसी की है 2500। और इसके अलावा उसने हमें पेमेंट की है फरवरी 25 को बाय बैंक अकाउंट चेक से 9500। अब सिर्फ आपका काम पता है क्या है,
जैसे मान लो मैं यहाँ पर डेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि 1000 रुपये वैसे रहते हैं, इसका टोटल ना 23,200 है और इसका टोटल 22,200 है। तो 1000 रुपीज वैसे रहते हैं और जो ब्याज बनेगा। तो आप पहले प्रोडक्ट के लिए चलो जनवरी 1 से हमने यहाँ डेज निकाले जनवरी के बच्चों, क्योंकि फर्स्ट डेट भी इंक्लूड करेंगे, 31 फिर 28 फिर 31, 90 डेज। यहाँ पर जनवरी 10 से, अब ये डेट नहीं लेनी, तो आप कहोगे 21 28 31 80, और यहाँ पर 5 डेज लेस कर दो 75। मैं बस रफ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये 10 में है तो 20 में 10 दिन कम कर दो, 70 हो गए हमारे। और यहाँ फरवरी 25, 3 दिन ये हो गए 31, टोटल 34 डेज हो गए। जस्ट अब मल्टीप्लाई करो, 8500 इंटू 90, 7,65,000, और यहाँ पर 14,700 इंटू 80, 11,76,000। सिमिलरली 10,200 इंटू 75, ये बच्चों 7,65,000। यहाँ पर 2,500 इंटू 70, 1,75,000। लास्ट बच्चों 9,500 इंटू 34, 3,23,000। अब बस आपका काम है एक बार बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालो। हमने इसका जस्ट टोटल किया, ये रहा है, ये आ रहा है बच्चों 19,41,000। इसमें से ये घटा दो, तो ये 6,78,000 बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ गया। इसके ऊपर बच्चों इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट हमने कैलकुलेट किया, 6,78,000, 6% और 1/365, ये इंटरेस्ट आ रहा है 111.45। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस क्या बच जाएगा, हमने कहा March 31 को बैलेंस, ये भी March 31 है, बाय बैलेंस सीडी। 1000 रुपये तो वैसे ही रहते हैं ना बच्चों, एक बार आप इसका टोटल करो, 23,311.45, उसमें से ये घटा दो, ये हमारा आ गया 1,111.45, और टोटल यही 23,311.45। अब बच्चों और वाला पार्ट सेकंड कंसाइनमेंट का है। इसने हमें बोला मिस्टर एक्स कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग 150 टू मिस्टर वाई एंड स्पेंट 1800 एंड इंश्योरेंस। तो अगर हम लास्ट में देखें ना, कंसाइनी की बुक पूछ रहा है, तो उसमें सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट बनेगा, तो गुड्स भेजी कितने की है, उसने खर्च कितने किए, कंसाइनर वाला कुछ भी हमने नहीं लिखना, कंसाइनी का अपना देखना है। मिस्टर वाई रिसीव द गुड्स, स्पेंड 2000 ऑन फ्रेट, हमारे से जर्नल करने के लिए कहा है, अब ये एंट्री करेंगे, हम तो उसके लिए पे कर रहे हैं। ही आल्सो स्पेंड 1500 ऑन गोदाम रेंट। मिस्टर वाई सेंट बैंक ड्राफ्ट 50,000 टू मिस्टर एक्स एज एडवांस पेमेंट एंड सेंट his account sales showing 4/5 of the goods had been sold for 140. Mr. Y is entitled to commission 8%. One of the customer turned insolvent and could not pay 5,000 due from him. Commission does not include del creditor. एक बार अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, बी, सी और सेकंड पार्ट। आपने यहां लिखा जर्नल ऑफ वाई, तो मैं लाइन तक नहीं लगा रहा बच्चों। पहले 2,000 रुपये खर्च किए हमने एक्स टू बैंक अकाउंट, कोई नरेशन नहीं, कुछ नहीं, आपने लिखनी थी, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। इसके बाद बच्चों 1,500 रुपये गोदाम रेंट पे खर्च किए हैं एक्स टू बैंक, आपने सिर्फ अपनी जर्नल देखनी है अगर आप ये करके आए हो तो। इसके बाद 50,000 रुपये एडवांस दिए हैं, तो हमने लिख दिया एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमने ना उसके बिहाफ पर सेल की है, और आगे जाकर वो क्लियर कह भी रहा है कि डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है और एक 5,000 रुपये डूबे, तो नो डाउट हम तो उसी को ही करेंगे, जो कंसाइनर है उसी का लॉस है। तो सबसे पहले अगर उधार पे बेची होगी तभी तो डूबे होंगे ना, तो हमने यहाँ लिख दिया सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट पे, जिनको भी हमने बेची है, हम एक बार मान रहे हैं उधार पे बेची है। टू, किसके बिहाफ पर बेची है, एक्स की, अगर पैसे मिले होते तो बैंक टू एक्स लिख देते 140। ये कंसाइनी एंट्री कर रहा है बच्चों। अब इसके जस्ट आगे 8% हमारा कमीशन है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि आप ध्यान करो कंसाइनी की बुक में यूं ही होता था, कमीशन हमारे लिए इनकम है और हमने उससे लेने हैं, कैश तो देने से रहा, 8% किया 140 का, 11,200।
अब सिर्फ ये देखो बच्चों कि 5,000 रुपए जो डूबे हैं इंसॉल्वेंट होने के कारण, उसकी आपकी एंट्री होगी एक्स डेबिट, क्योंकि आप वापस एक्स को डेबिट कर दोगे, क्योंकि आपने तो उसी को कम पैसे देने हैं टू सन्डी डेटर। 5,000 रुपए आपको पीछे से नहीं मिल रहे, वैसे एंट्री होती है बैड डेट टू डेटर्स। अब लेकिन हम एक्स टू सन्डी डेटर लिखेंगे, शॉर्ट में करना होता है। अब आप सिर्फ ये देखो कि हमने एक्स को क्रेडिट कितने से किया है, आप कहोगे 140 से, और डेबिट कितने से किया है 2015, 3,500, 53,500, उसके बाद ऐड करो ये 64,700, 69,700, 140 में से लेस कर दो 70,300, स्टिल हमें पे करने हैं, तो हमने पे कर दिए होंगे एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस आपने अगर इसकी नरेशन प्रॉपर लिखी होगी ऐसे एंट्री करके, तो ऐसे ही करना था आपने। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन थर्ड सी पार्ट सेकंड वाला ऑप्शन। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन फोर्थ ए पार्ट फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। हालांकि आसान है बच्चों, कोई एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है जो लिटिल बिट भी टफ हो। एक बार पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस एज ऑन 31st March 2023 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसेस आर एम एंड कंपनी। तो ये बच्चों आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अब मुझे पहले करना क्या है, मैं ट्रायल बैलेंस से शुरुआत करूंगा, लाइन वाइज लिखना शुरू करूंगा, लेकिन पहले आप देखो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2023 and the balance sheet as at that date after making provision for the following। अब जिन चीजों से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ना उन पे हम डॉट लगा लेंगे, ताकि हमारा जैसे ही उसकी टर्न आएगी हमें पता होगा इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। जैसे देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 23 410, क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000 है। हमें पता है दो जगह आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट साइड। This include goods returned by customer on 31st March 2023 to the value of 22,000 for which no entry has been passed in the books। सेल रिटर्न की एंट्री पास नहीं की। मेरे से कोई पूछे उसकी क्या एंट्री होती है, मैंने कहा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जिसने वापसी किया और अब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो तो डेटर बोलो। आप बात समझ पा रहे हैं बच्चों कि आपको ये एंट्री करनी थी, तो अब ये एंट्री नहीं कर रखी, इसका इफेक्ट करो, एक तो डेटर और दूसरा सेल रिटर्न। इस एंट्री का इफेक्ट इन दोनों पे जाएगा, मतलब सेल रिटर्न में अमाउंट ऐड हो जाएगा और डेटर में से अमाउंट लेस हो जाएगा। तो अभी कर लेंगे, आगे बढ़े। परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1st October 22 फॉर 30,000। परचेज में इंक्लूड कर दिया, फर्नीचर खरीदा था, मतलब रेक्टिफाई करो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। मेरे से कोई पूछे रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट, मैंने कहा फर्नीचर में ऐड करेंगे, परचेस में से लेस कर देंगे। तो एक बार आप देखो परचेसिस और फर्नीचर, ये आपका परचेसिस है। जब हम लिख रहे होंगे तो ध्यान रखेंगे कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, और ये फर्नीचर है। आगे बढ़े। इसने बोला है डेप्रीशिएट करना है, तो हमें पता है एसेट पे डेप्रीशिएशन कैसे लगाते हैं। एक तो एसेट में से घटा देंगे बैलेंस शीट में, और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो एक बार बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर व्हीकल, ये बच्चों सबसे पहले बिल्डिंग हमें पता है डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर से रिलेटेड पहले भी एडजस्टमेंट एक और आ गई, पहले ऐड होगा जो वो परचेस वाला है और फिर और इसके बाद व्हीकल। इससे नेक्स्ट सन्डी डेटर इंक्लूड 35,000 ड्यू फ्रॉम गोकू एंड सन्डी क्रेडिटर इंक्लूड 25,000 ड्यू टू हिम। एक पर्सन है गोकू, उसको हमने डेटर में इंक्लूड कर रखा है कि उसे 35,000 लेने हैं, उसी पर्सन को इंक्लूड कर रखा है क्रेडिटर में 25,000 देने हैं। ऐसा पता है कब होता है बच्चों, जैसे मान लो किसी को आप उधार पे सेल करते हो, आपने उसके नाम से दो अकाउंट बनाए बैठे हो, वो पैसे दे जाता है तो उसके क्रेडिट में लिख देते हो, और जब वो सामान खरीद जाता है डेबिट में। तो ऐसे थोड़ा होता है, हमें तो उसके डेबिट में से लेस कर देना होता है क्रेडिट वाला अमाउंट। तो वो कहते हैं अब कर दो, इस 25,000 को डेटर और क्रेडिटर दोनों में से लेस कर दो, जो कम वाला अमाउंट है। मतलब इसकी मेरे से कोई पूछे एंट्री, मैंने कहा सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर को भी कम करना है, टू सन्डी डेटर्स अकाउंट। तो आप ये समझो ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट 25,000 रुपए से, क्योंकि जो कम वाला अमाउंट है वो दोनों में से कम हो जाएगा।
तो एक बार सन्डी क्रेडिटर सन्डी डेटर, ये इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट और हो गई, एक पहले से है। आगे बढ़े। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 4% ऑफ सन्डी डेटर। तो मेरे से कोई पूछे प्रोविजन, मैंने कहा ये न्यू प्रोविजन है, डेटर में से लेस होगा। दूसरी बार क्या ट्रीटमेंट होता है बच्चों, जो हमारे बैड डेट होते हैं, आप देखो यहां है बैड डेट, नहीं है। और ओल्ड प्रोविजन, अगर पहले से कोई प्रोविजन बना हुआ है हमें चेकआउट करना पड़ता है, जब हम ध्यान दे रहे हैं नहीं है, तो सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है डेटर में से लेस हो जाएगा, पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा। और इससे नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 42,000 पेड टुवर्ड प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब ड्रॉइंग है ये 42,000 रुपए, तो इंश्योरेंस में से घटा देंगे और कैपिटल में से भी लेस कर देंगे। और जो बाकी का इंश्योरेंस प्रीमियम है, एंड द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड 1 मई 22 से 30 अप्रैल 23। तो आपका ईयर तो 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो मतलब एक महीने का प्रीपेड हो गया। मतलब एक तो उसने क्लियर कर दिया कि इंश्योरेंस चार्जेस बाकी वाले 12 महीनों के हैं, 1 मई से 30 अप्रैल, तो 12 महीनों के हैं और उसमें से एक महीने का प्रीपेड है। तो मेरे से कोई पूछे करेंगे कैसे, मैंने कहा देखो ये जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसमें से पहले आप 42,000 लेस कर दो, साथ के साथ वो ड्राइंग में ऐड करके कैपिटल में से लेस कर दें, क्योंकि उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रखा है। तो आपने कहा जब हम इसमें से 42,000 लेस करेंगे तो ये तो 40,500 बच जाएगा। अब इसमें से एक महीने का प्रीपेड है, 1 मंथ का हमारा क्या है, प्रीपेड। तो एक महीने का जो आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस का करना क्या होता है, एक तो एसेट साइड में दिखा देंगे, दूसरा खर्चे में से घटा देंगे। तो बस एक बार अटेम्प्ट करते हैं, आप देखना आराम से होगा। हम ना लाइन वाइज चलेंगे शुरू से लेकर, जिस जिसकी एडजस्टमेंट आती जाएगी उसके साथ साथ क्या करते जाएंगे, एडजस्टमेंट करते जाएंगे। बस वही 6 ही एडजस्टमेंट थी। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट। क्वेश्चन 4 ए पार्ट बच्चों, तो यहां हमने बना दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने बच्चों करना स्टार्ट किया। सबसे पहले बैंक चार्जेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो बैंक चार्जेस ना पी एन एल अकाउंट में आता है, खर्चा है 24,000, लिख दिया। टू बैंक चार्जेस, हम लाइन वाइज लिखते जाएंगे जैसे जैसे दे रखा है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि कोई आइटम रहेगी ही नहीं तो आंसर ऑटोमेटिकली ठीक होना है। बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर है डेप्रीशिएशन। तो हम पता क्या करेंगे बच्चे, जैसे ये 9 लाख है और इसके ऊपर हमने देखा डेप्रीशिएशन, तो 5% लगाने के लिए कहा है डेप्रीशिएशन, तो 9 लाख का 5% होता है 45,000। तो आप पता क्या करेंगे, तीनों का लगाना है ना, तो अभी एक का लगाकर छोड़ देंगे जगह, हम उसकी टर्न आएगी तभी करेंगे। बिल्डिंग 45,000, दूसरी बार बिल्डिंग में से लेस करके दिखा देंगे। यहां हमने लिखी बिल्डिंग, क्योंकि हम बिल्कुल आसान तरीके से करना चाहते हैं। 9 लाख लेस डेप्रीशिएशन 45,000, तो ये हमारा बच गया 8,55,000। इसके बाद सेकंड वन बच्चों, अभी हम ऊपर से ही चल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। कैपिटल, अब कैपिटल में से ना ड्राइंग लेस होती है, तो जब ड्राइंग की टर्न आएगी ना उसमें हमें पता है एल आई पी वाला वो भी ऐड करना है, तो हम एक बार कैपिटल को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख रहे हैं 19,48,000, और एनफ स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि अभी ड्राइंग लेस होनी है, जो नेट प्रॉफिट आना है वो ऐड होना है, तो इसके लिए जगह रहेगी। इससे जस्ट आगे कैरीज आउटवर्ड, कैरीज ऑन सेल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, तो पी एंड एल के डेबिट। ये बच्चों मैंने इसके लिए ना दो लाइन छोड़ दी हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन अभी दो एसेट्स पे हो रहा है, फर्नीचर पे, व्हीकल पे, तो हमने इसको लिख लिया कैरीज आउटवर्ड 30,000। इससे नेक्स्ट कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एसेट है बच्चों हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में 39,000, 21,000। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 39,000,
21,000। इससे जस्ट आगे डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हमने ये दोनों लिख दिए, 36,000, 24,000। ये बच्चों डिस्काउंट अलाउड। 36,000। तो फिर डिस्काउंट रिसीव, थोड़ी सी जगह छोड़नी है ग्रोस प्रॉफिट के लिए, आप लिखो यहाँ 24,000। इसके जस्ट आगे ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग में वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो अमाउंट है ना, पॉलिसी वाला 42,000, जो आप वहां से घटा रहे हो इसमें ऐड करोगे। और ड्रॉइंग अपने आप में, ड्रॉइंग जो है वो अपने आप में कैपिटल में से लेस होनी होती है, तो कैपिटल में इसमें ऐड करके लेस कर देंगे। मतलब आप कहेंगे मतलब क्या कह रहे हो, मैंने कहा ये ड्राइंग है हमारी 1,80,000, इसमें पहले 42 ऐड कर देंगे और यहां से 42 लेस कर देंगे। तो हम यहां पर पहले सिर्फ ड्राइंग का कर रहे हैं। ये बच्चों लेस ड्राइंग्स, 180 पहले है, 42 ऐड कर, तो 2,22,000। अभी जब नेट प्रॉफिट आएगा तो वो इसी में ऐड होना है। तो ड्राइंग का तो हमने कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस महीने का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 33,000। तो ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इसके बाद फ्रेट ऑन परचेस है बच्चों, मेरे से कोई पूछे ये, मैंने कहा फ्रेट इन ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 18,000, क्योंकि परचेस से रिलेटेड सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ऊपर आएंगे। ओपनिंग स्टॉक परचेस लेस परचेस रिटर्न के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो और उसके बाद इसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे तो लाइन वाइज ही, फ्रेट ऑन परचेसेस, ये बच्चों 18,000। इससे नेक्स्ट फर्नीचर, दो एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड। एक तो इसने पता है क्या कहा था, डेप्रीशिएशन और उससे पहले परचेस में इंक्लूड हैं 30,000 रुपए 1 अक्टूबर को जो फर्नीचर खरीदा था। तो मैं कहूंगा फर्नीचर में ऐड करो और परचेसेस में से लेस कर दो। तो अब ये दोनों एक साथ लिखने बनते हैं, तो आप सिर्फ यहां पर देखो, पहले फर्नीचर यहां हमने लिख दिया, अभी इसका डेप्रीशिएशन भी साथ के साथ लिख दूंगा मैं। फर्नीचर 3,21,000 पहले, 3,21 का है। अब एक बार आप देखो बच्चों यहाँ पर 30,000 एड परचेसिस 30,000। ये परचेस ना इसने 1 अक्टूबर को की, आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, डेप्रीशिएशन में फर्क पड़ेगा। उसने पूरा ध्यान रखकर डेट दी है, कुछ ना कहता तो 1 अप्रैल ही मान। तो अब यहाँ पर जब डेप्रीशिएशन लगाना होगा ना, तो यहाँ से 31 मार्च तक इस 30,000 पे 6 महीने का बनेगा, और परचेज में से लेस कर दो, वहां डेट रेलिवेंट नहीं है क्योंकि उस पर थोड़ा कोई डेप्रीशिएशन लगना है। तो आप यहां पर लिखो ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ दी परचेसिस। अभी एक बार यहां पर पहले ही देख लो कि परचेसिस है कितना, क्योंकि उसमें से हमें 30,000 लेस भी करना। हाँ, ये रहा 21,30,000 है ना, तो इसमें से लेस, अभी परचेस रिटर्न भी लेस कर देते हैं। हम अपनी तरफ से तो ऐसे कोशिश करते हैं ना कि कुछ भी स्किप ना हो, जिनका जो जो है वो साथ साथ हो जाए। ये 30 लेस कर दिया और ये आपने परचेस रिटर्न लेस कर दिया। परचेस रिटर्न जो है वो हमें दे रखा है 39, तो ये बाकी बच गया 20,61,000। अब इससे आगे इन्होंने डेप्रीशिएशन दे रखा है फर्नीचर पे, क्योंकि दूसरी एडजस्टमेंट है। हमने देखा कितने परसेंट दे रखा है, 10%। तो एक बार लगा देते हैं। अब 10% कैसे लगाना है वही ध्यान रखेंगे हम। 321 पे तो पूरे साल का आपने यहां लेस किया डेप्रीशिएशन, इसका टोटल लिख लो 351। ये तो 32,100, और यहां 30,000 का 10%, हाँ 6 महीने का 1,500। तो ये हमारा हो गया 33,600। अब घटा दो, तो ये बच गया हमारे पास 3,17,400। दूसरी बात 33,600 बच्चों यहां लिख देंगे फर्नीचर। अब इसे आगे बढ़े,
क्योंकि ऐसे करते हैं ना तो गलती लगने का चांस ही नहीं है, हर एक आइटम को कंसीडर करके चल रहे हैं। जर्नल ऑफिस एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चा है पी एंड एल के डेबिट में 45,000 टू जर्नल ऑफिस एक्सपेंस 45,000। इसके जस्ट आगे है बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम। यहां पर हमने पढ़ लिया है पहले 42,000 रुपए तो इसमें से थे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जिसको हमने ड्राइंग को लेस कर दिया। तो मेरे से कोई पूछे करोगे कैसे, मैंने कहा 82,500 लेस ड्राइंग, क्योंकि हमने उसको ड्राइंग में ऐड किया है। 42,000 रह गए 40,500। अब ये हैं तो 12 महीनों के, लेकिन 1 मई 22 से 31 30 अप्रैल 23 तक, मतलब 1 महीने के प्रीपेड है। तो आप इसको 1/12 करो, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हमने 40,500 को 12 से डिवाइड किया, 3375। अब घटा दो तो ये तो बच गया 37,125। दूसरी बात प्रीपेड इंश्योरेंस यहां आ जाएगा, 3375। अब इससे नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के आगे कोई परसेंटेज नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है पी एंड एल के डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 35,000। और जो बच्चों लोन है ना वो 6 लाख है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लिखो। ये बच्चों मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है क्योंकि हम प्रॉपर केयर करके चलते हैं कि कहीं पर भी हमें कटिंग ना करना पड़े, कुछ ऐसा नहीं। इसके जस्ट आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 27,000। इसके बाद परचेज रिटर्न लिख लिया, परचेसिस हो गया रेंट फॉर गोदाम। गोदाम का यहाँ मतलब होता है बच्चों जहाँ आप सामान लाने के बाद रखते हो सेल के लिए, तो ये आपका ऑफिस और सेलिंग का खर्चा होता है, पी एंड एल में आएगा। फैक्ट्री होगी तो बताएगा ये हमें। गोदाम का खर्चा तो आपका ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड है, 82,500 टू रेंट। इससे नेक्स्ट सैलरीज पी एंड एल में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा हो जाता है 1,65,000। इसके बाद बच्चों सेल दे रखी है, सेल रिटर्न, लेकिन एडजस्टमेंट है सेल रिटर्न से रिलेटेड। सेल रिटर्न में ना हमें ये 22,000 रुपये ऐड करने हैं, क्योंकि उसने एंट्री नहीं की थी, कस्टमर ने वापसी की थी, और डेटर में से कम करने हैं। तो हमने पहले कैसे किया ध्यान देना। आप आ जाओ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ आप लिखो बाय सेल्स। सेल हमारी है 35,50,000। अब इसमें से जब आप सेल रिटर्न घटा रहे हो, सेल रिटर्न, तो वो एक्चुअल में 63 दे रखा है, उसमें ऐड करो 22,000 जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, 85,000। ये घटाकर इसको बैलेंस कर देंगे। दूसरी बार मेरे से कोई पूछे 22,000, मैंने कहा डेटर में से लेस होंगे, तो अब एक बार आप डेटर पे भी आ जाओ, साथ के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना हमने। ये रही, अभी इससे रिलेटेड 3 एडजस्टमेंट है, अभी कर देंगे। तो हमने यहाँ सन्डी डेटर्स लिखे 12,90,000, उसमें से पहले 22,000 तो सेल रिटर्न के लेस कर, 22,000। अब ऊपर हम पहले इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हट जाएगा तो बात ओके हो जाएगी। ये बच्चों 34,65,000, और यही पहली एडजस्टमेंट में इसने हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कितना, 4,10,000। तो मेरे से कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक, मैंने कहा वो तो दो जगह आएगा, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट साइड। ये जगह छोड़ी है बच्चों हमने क्योंकि अभी इसमें एडजस्टमेंट पड़ी है, वो तो पहली एडजस्टमेंट साथ के साथ कंप्लीट करनी जरूरी थी। अब हम इससे आगे बढ़े, ओपनिंग स्टॉक बच्चों डेबिट में 9,30,000 टू ओपनिंग स्टॉक 9,30,000।
इसके जस्ट आगे सन्डी क्रेडिटर, वो है ना जो डेटर और क्रेडिटर दोनों में इंक्लूड है अमाउंट, तो दोनों में से हमें लेस करना है। कितना अमाउंट है? 25,000। तो करो आप, इसका रिलेशन यही है जस्ट। आप सन्डी क्रेडिटर लिखो जो कि है 6,45,000, और उसमें से लेस कर दो सन्डी डेटर्स में इंक्लूड है जो गोकू 25,000 रुपये, इसमें से घटा दो, दोनों में से मतलब लेस करना है। ये 25,000 रुपये लेस कर दो। ये दोनों लेस करने के बाद अब प्रोविजन बनाना है, तो पहले घटा देते हैं बच्चों। ये आ रहा है 12,43,000। और इससे रिलेटेड लास्ट एडजस्टमेंट है कि हमने ना प्रोविजन बनाना है 4% डेटर के ऊपर, मतलब ये हो गया है। डेप्रिसिएशन अभी व्हीकल पे लगा लेंगे, ये हमारा हो चुका है, बस जरा सा ही रहता है। तो एक बार लेस प्रोविजन 4% बच्चों, ये हमने किया। 4,9,720 घटा दो 11,93,280। अब प्रोविजन को दूसरी बार P&L के डेबिट में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 4,9,720, इससे जस्ट आगे। अब एक बार आप देखो बच्चों, व्हीकल इस पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। किस रेट से लगाने के लिए कहा है? 20%। 3 लाख का आप 20% करेंगे ना, तो बच्चों 60,000 हमने जगह ही छोड़ रखी है उसके लिए, ताकि एक साथ लिखे जाए। अब एक बार इसका टोटल लिख देते हैं, 1,38,600। दूसरी बार व्हीकल में से डेप्रिसिएशन घटा कर दिखाओ। व्हीकल 3 लाख लेस डेप्रिसिएशन 60,000, तो 2,40,000। तो इससे नेक्स्ट व्हीकल रनिंग एक्सपेंस P&L के डेबिट में आ जाएंगे। अब हमने कुछ भी मिस नहीं किया, हमारा काम है सिर्फ बैलेंसिंग करना। तो व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस 54,000। अब आप पहले नंबर पे ग्रोस प्रॉफिट निकालो। तो हमने बच्चों क्रेडिट का किया टोटल 34,65,000 प्लस 4,10,000, 38,75,000। ये साथ के साथ यहां लिख दिया, यहां पर टू ग्रोस प्रॉफिट -930 -20,61,000 -18,000, 8,66,000। अब ये जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है उसको यहां लिख देंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट BD। अब सिर्फ हमें चेक करना है कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का है, क्योंकि इतना तो बड़ा अमाउंट बन ही नहीं रहा टोटल। ये 8,90,000 है, इसमें से हमने ये सब लेस किया। ये नेट प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 1,33,055। आप इसको यहां लिख दो, इसको पहले घटा देते हैं। 17,26,000, और इसमें हमने ये नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। 1,33,055, 18,59,055। बस अब आप टोटल करो, 6 लाख प्लस 620, 30,79,055। एक बार एसेट साइड का भी कर लेते हैं, टैली होगा ना।
8,55,000 प्लस 39,000 प्लस 21,000 3,17,400 3,375 11,93,280 4,10,000 प्लस 240 30,79,055। ये बच्चों हमारा मैच हो गया। मान लो बच्चे को ना एक जगह कंफ्यूजन आ गई कि जो गोदाम के खर्चे हैं ना, हम यूं भी तो मान सकते हैं कि वो हमारा परचेज से रिलेटेड है। तो आप एग्जाम में मान कर चलो कि आपको अल्टरनेटिव लिख देना है जहां भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे। हाँ, अजम्पशन तो आप यहाँ लिखेंगे अल्टरनेटिवली, उसके साथ नोट लिखेंगे। उससे आपके मार्क्स कटने का चांस ही नहीं रह जाता। वैसे वो P&L में ही आने हैं, लेकिन 1% बच्चे ने मान लो ट्रेडिंग में लिख दिया तो साथ में लिख देता। वो आपके हिसाब से ऐसे चलना पड़ता है बच्चों। हमें ये रेंट है ना, तो हम लिख देंगे अल्टरनेटिवली रेंट ऑफ गोदाम कैन आल्सो बी डेप्टेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बस ये आपकी एक छोटी सी बात लिखी हुई, एग्जामिनर मार्क्स काट ही नहीं सकता। वैसे आपके आंसर यही थे। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए बच्चों 30,79,055, और ये आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए 1,33,055। क्वेश्चन फोर्थ बी बच्चों, ये आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। PQR आर द थ्री पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या लिखा है उसमें? फर्स्ट, आर इज एंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर एन एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। इसने सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहा है, कैपिटल या करंट अकाउंट भी नहीं। सेकंड, ही क्यू आर टू गेट इंटरेस्ट एट 6% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ 250 150 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। अब ये कहता है आर इज टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट 10% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मेंशन अबव। आर को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बोल रखा है, आप उसको उसका कमीशन कह सकते हो, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से फर्स्ट और सेकंड वाला घटा देंगे, और वो जितना 50,000 से ऊपर होगा उसके ऊपर उसको 10% देंगे। और इसी तरह क्यू is entitled to 10% of profit after providing all the amount in para 1, 2 and 3 mentioned above। तो पहले वाले तीनों में जो अमाउंट आएगा उनको घटा दो, जो आएगा प्रॉफिट उसका 10% क्यू को कमीशन हो गया। और इसके बाद द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय PQR इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। The profit for the year before providing above item are 3,50,000। You are required to prepare profit and loss appropriation account। एक बार बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4B, तो यहां हमने बनाया बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारे डेबिट क्रेडिट हो गए। हमने यहां लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका बच्चों नेट प्रॉफिट, जो कि हमें दे रखा है 3,50,000। अब सबसे पहली चीज देखो, इन्होंने बोला सैलरी आर को, तो लिख दो टू सैलरी टू आर 10,000। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों की कैपिटल दे रखी है, रेट 6% दे रखा है, सीधा ही कंप्यूट हो जाएगा। ये PQ और R। 2,50,000 का 6% बच्चों 15,000, 150 का 9,000 और 1 लाख का 6,000, टोटल 30,000 इंटरेस्ट गया। अब एक बार आप ध्यान देना, 350 में से एक बार 40 लेस कर दो फर्स्ट और सेकंड, 310, और ये 50,000 से जितना ज्यादा है तो इसमें से 50,000 और घटा दो। तो कमीशन देना है आर को, तो मैंने कहा 350 -10 -30 -50। 50 इसलिए लिस्ट किया है, 50 से ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर 10%।
मतलब 310 बचे, 310 50 से कितना ज्यादा है, मैंने कहा 260। कहते बस उसका 10% देना है। दोबारा लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा था। R is to get extra benefit of 10% of profit in excess of 50,000 after providing for first and second mention of। पहले और दूसरे में जो है वो घटा दो, उसके बाद प्रॉफिट 50,000 से ऊपर जितना भी है उसका 10% आर को दे दो। तो हमने कहा 350 में से 40,000 घटाए 310, 310 50,000 से कितना ज्यादा है, 260। तो 260 का 10% 26,000 हम आर को दे रहे हैं। और अब ये कह रहा है क्यू को क्या देना है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो लिखा है सब घटा दो। मतलब कहने का 350 -10 -30 -26, अब इसके ऊपर 10%। ये बच्चों 2,84,000 आ रहा है, तो 28,400। आप सिर्फ पता है क्या करो, इन दोनों का टोटल यहां लिखो। तो मैंने यहां टोटल लिखा 54,400। अब सिर्फ आप ये देखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बंटना है, वो आप देखो कितना बचा है इन दोनों को घटाने के बाद। ये बच्चों 2,55,600, और ये हमने इनमें रेशो में बांटना है, पी क्यू और आर। और इनकी जो रेशो है ना वो है 5/10, 3/10 और 2/10, 5, 3, 2। हमने इसको पहले 10 से कर दिया डिवाइड। अब पहले किया 5 से मल्टीप्लाई, 1,27,800। फिर किया 3 से मल्टीप्लाई, 7,6,680। और फिर किया 2 से मल्टीप्लाई, 5,1,120। बस ये आपने डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दिया। कहीं और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इसका टोटल करो, ये आपका मैच कर जाएगा बच्चों। ये टोटल 3,50,000। क्वेश्चन 5 जो है बच्चों वो मैं आपका अटेम्प्ट नहीं करा रहा, तो उसका ना बच्चों आपको सोल्यूशन अलग वीडियो में मिलेगा। अभी के लिए हम पेपर जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं। और जैसे बचे हुए आपके एग्जाम है ना, उसमें भी जैसे लो में आपके पास ऑप्शन आनी है, तो आप पहले 15 मिनट में यही डिसाइड कर लेंगे कि मुझे किस सीरीज में करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए छोड़ दिया, मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, और जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों बड़ा आसान है, अभी मैं आपके साथ अटेम्प्ट करूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं अलग वीडियो में आपको दे दूंगा, मुझे ये पता लग जाएगा कि पूरा पेपर मैंने कितनी देर में अटेम्प्ट किया है 100 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 6A बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन है, इश्यू ऑफ शेयर्स का, 15 मार्क्स का। क्यों इतनी बड़ी वेटेज दे रखी है आईसीआई ने, नहीं पता, ज्यादा देर का क्वेश्चन भी नहीं है। ए लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर पेएबल एज फॉलोस। तो मतलब 100 वाला 125 रुपए में, उसको अभी आपको बांट कर दे रहा है, एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 50, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ना भी कहता तो भी हम यही मानते, 25 + 25, और इसके बाद 25 ऑन फाइनल कोट। टोटल हमारे 125 बन रहे हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 29,000 शेयर्स, लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशू टू एप्लीकेंट्स फॉर 4,000 शेयर्स। तो देखो ना 25 वालों को बाकी 25 ही तो मिल गए। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट, मतलब जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले वो आपने रिफंड कर दिए। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 150 शेयर्स failed to pay the allotment and call money, the shares were forfeited। तो मिस्टर ए जिसके पास 150 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिटेड। शो द जर्नल एंट्री एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो एक बार बच्चों कैश बुक भी बनाते हैं और जर्नल भी करते हैं। क्वेश्चन 6A पार्ट। अब जब कैश बुक बनेगी तो बैंक वाली कोई भी एंट्री आपने जर्नल में नहीं करनी। कई बच्चों का क्वेश्चन था बच्चों, जब मैंने ट्रू फॉल्स डाले कि हमने साथ में जर्नल में कर दिया है। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, आपने अगर कैश बुक बना दी है और सारी एंट्री कर दी है तो हो सकता है आपके 15 में से 13 मार्क्स दे दे, 12 मार्क्स दे दे, क्योंकि वो एंट्री करनी नहीं थी ना। एक्चुअल में वो जर्नल नहीं होती, जर्नल प्रॉपर हो जाती है। अब आपने यहाँ भी लिख दी, वहां भी लिख दी, वो तो डबलिंग हो गई।
तो अभी सबसे पहले 29,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो हमने यहां लिख दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 29,000 शेयर्स और 50 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन पे अगर आप देखो तो बच्चों 50 रुपए है, हमने किया 14,50,000। अब हमारी सेकेंड एंट्री पता क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एक्सेस वाला अमाउंट इन्होंने वापसी कर दिया है, तो वो यहीं आएगा। बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,000 शेयर्स 50 ईच, 2 लाख, और बाकी एंट्री में लिखा जाएगा। तो एंट्री में क्या रह जाएगा, सुनो, जर्नल। तो हमारे में डेट तो है ही नहीं, सीधा बस लिखते जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन कर रहा हूँ तो नरेशन नहीं लिखूंगा, टाइम हम बचाएंगे। ये 1250, क्योंकि बाकी के जो 2 लाख हैं वो हमने कैश बुक में लिख दी। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, प्रीमियम भी है, तो एंट्री बनी बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैंने आपके लिए इस अकॉर्डिंग किया है कि शॉर्ट में हो जाए। तो ये देखो, अगर आप 25,000 इंटू 50 करेंगे तो 1250, 25 रुपए कैपिटल के हैं और 25 रुपए ही प्रीमियम के हैं। ये हो गया हमारा। इसके जस्ट बाद बच्चों इसने कहा है कि ए जिसके पास 150 शेयर है उसने पैसे नहीं दिए। 150 इंटू 50 करेंगे बच्चों तो 7,500 रुपीज नहीं आए। अगर आप 7,500 लेस कर देंगे 12,50,000 में से, तो बाकी रह गए 12,42,500। ये मैंने बच्चों 7,500 लेस कर दिए हैं, लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1250 माइनस 150 इंटू 50, 12,42,500। देखो ना कितना आसान दिया है, फोर फीचर कराया, री इशू तक नहीं किया। अब इसके बाद अगर आप देखो तो हमारे को अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए, फोरफिटेड कर दिए, तो पहले तो कॉल मांगेंगे 25 रुपए के हिसाब से 25,000 शेयर्स पर 6,25,000। तो यहाँ एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लो, क्योंकि एक ही कॉल है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या शेयर फाइनल कॉल खाली वर्ड लिख दो तो भी चलेगा। 6,25,000 अगेन 150 शेयर्स पर 25 ईच के हिसाब से 3,750 अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो आप घटा दो इसमें से, तो हमने यहां लिख दिया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये बच्चों 6,25,000 150 इंटू 25, 3,750 घटा दिया 6,21,250। अब बच्चों हमने क्या किया, शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया। हमने यहां लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर हम देखें तो 150 शेयर 100 ईच, प्रीमियम के पैसे नहीं आए तो प्रीमियम भी डेबिट होगा फोर फीचर की एंट्री। 150 इंटू 25, ये अमाउंट 15,000 है, ये 3,750। अब किस किस चीज के पैसे नहीं आए, अलॉटमेंट के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, सिर्फ एप्लीकेशन के ही तो आए हुए हैं। तो आप पहले लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 150 इंटू 50 7,500 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,750 और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट बच्चों बैलेंसिंग फिगर है हमारा 7,500। वैसे आप कहोगे तो वो जो एप्लीकेशन के पैसे आए हुए हैं। अब आपने इन शेयर्स को रीइश्यू तो किया ही नहीं, तो अब आप में से कहेंगे बस मैंने कहा कैश बुक का बैलेंस कर दो। यही क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। आप सिर्फ ये देखो कितनी देर लगी है। इसका टोटल है बच्चों 33,13,750, और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे 2 लाख। तो बाय बैलेंस शीट, ये ना आप ऐसे चेक भी कर सकते हो करोस। बच्चा कहता है कैसे, मैंने कहा देखो कितने टोटल शेयर थे, 25,000, 125 रुपए आने थे। जब आप बच्चों 25,000 इंटू 125 करोगे ना तो ये बनेगा 31,25,000।
और इसमें से 150 शेयर्स पर 75 रुपए नहीं आए, क्योंकि 50 ही दे रखे हैं उसने। तो जब आप 150 इंटू 75 करेंगे ना, तो 11,250 आएगा। इसमें से घटा दो तो बाकी कितना बचता है? 31,13,750। और क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अब लास्ट है बच्चों बी पार्ट, व्हाट आर द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसको मैं यहीं लिख रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना था, एक एक दो दो लाइन में, ज्यादा ज्यादा 5 मार्क्स का है। तो देयर आर 5 सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इवन आप 6 भी लिख सकते हो अपनी कन्वीनियंट के लिए, लेकिन अगर आपने 5 इनमें से कोई भी लिखे हैं तो चलेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आपको कोई आंसर नहीं लिखना था। कई बार ना बच्चे जर्नल लेजर ये बताना शुरू कर देते हैं। उसने सब फील्ड पूछा है, एक तरह से ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसके बाद बच्चों आप यहाँ एचआर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, या फिर आप लिख सकते हो टैक्स अकाउंट। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। इसकी पीडीएफ जैसे मैंने आपको बताया है आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है बच्चों हमारा काफी सारा ऐप के ऊपर। आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। और बच्चों सबसे मेन ये ध्यान रखना कि आपका जैसे कल लो का एग्जाम है, तो आप चाहें तो इसको पोस्टपोन करके सभी एग्जाम होने के बाद भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको आपने अभी देखना है, टैली करना है। क्योंकि कई बार एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं तो बच्चे का उससे मूड खराब होता है, वो पढ़ नहीं पाता। तो हम बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करेंगे। हमें तो अपने अकॉर्डिंग सोल्यूशन डालना होता है बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देखना है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों आपके रिमेनिंग एग्जाम के लिए। भगवान करे बहुत अच्छे हों आपके एग्जाम।